नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में बंद हैं। अब इस बीच मामले की जांच कर रही ईडी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तलब किया है। सीएम केजरीवाल आज गुरुवार 2 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे। जांच एजेंसी ने उन्हें 11 बजे बुलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में सीबीआई भी इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ऑफिस से लेकर ईडी के ऑफिस तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब पार्टी को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके साथ ही पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। आप प्रमुख ने कहा कि यह नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया है ताकि मैं चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर सकूं। उन्होंने कहा कि इस नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ से पहले उनके एक अन्य मंत्री के यहां जांच एजेंसी ने छापा मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइन स्थित आवास पर ईडी ने छापा मारा है। खबरों के मुताबिक उनके 9 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं है कि जांच एजेंसी ने किस मामले में उनके आवास पर छापा मारा है। कैश फॉर क्वायरी के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आज गुरुवार 2 नवंबर को संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जयनत देहदराई के एक पत्र का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि संसद में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ है और इसे लेकर मामले की जांच की मांग करते हुए निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत पत्र लिखा था। वहीं स्पीकर ने यह मामला संसद की एथिक्स कमेटी को भेज दिया, जिसकी वह जांच कर रही है। बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान एथिक्स कमेटी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयनत देहदराई से सवाल पूछे थे। अब आज 2 नवंबर को टीएमसी सांसद को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। वहीं सुनवाई से पहले महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है कि बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। उन्होंने कल बुधवार को अपनी इस मांग को दोहराते हुए एक्स पर 2 पेजों का एक लेटर पोस्ट कर लिखा कि चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को अपना पत्र जारी करूं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन अभी खत्म होता नहीं दिख रहा और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने बुधवार को राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जो कल हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में जारंगे से उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को वापस लेने के लिए कहा गया और साथ ही मराठा आरक्षण का समर्थन करते हुए सरकार की ओर से कुछ और समय मांगा गया है। वहीं सरकार द्वारा मांगे गए इस अतिरिक्त समय को लेकर जारंगे ने सवाल उठाया और मराठा समुदाय को आरक्षण देने की सरकार की योजनाओं की विस्तृत व्याख्या मांगी। उन्होंने अनशन स्थल पर कहा कि सरकार कहती है कि उन्हें समय चाहिए, उन्हें हमें बताना चाहिए कि वे कितना समय चाहती हैं और हमें यह भी बताना चाहिए कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने में क्या समस्या है। सरकार को विस्तार से बताना चाहिए कि वे क्या करने जा रही है। जारंगे ने कहा कि उसे बताना चाहिए कि समय क्यों चाहिए और क्या वे पूरे मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। फिर मराठा इस बारे में सोचेंगे। कल बुधवार को सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आंदोलन नहीं रुकेगा और मैं आज शाम से पानी लेना भी बंद कर दूंगा। उन्हें आकर तब तक बात करनी चाहिए जब तक मैं बोल सकूं। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हालात अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में स्थिति के मद्देनजर कल बुधवार को इम्फाल प्रशासन ने कर्फ्यू में दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है। दरअसल यह आदेश
सशस्त्र मैतेई भीड़ और मणिपुर राइफल्स के बीच भारी गोलीबारी की सूचना के बाद आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों के एक समूह ने मणिपुर पुलिस कार्यालय परिसर को घेरने की भी कोशिश की और पुलिस से हथियारों की मांग की। हालांकि भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस झड़प में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही राज्य में हाल ही में मंगलवार सुबह उग्रवादियों द्वारा एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब ऐसे में क्षेत्र में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश में इम्फाल पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य, पीएचईडी, नगर निगम के अधिकारियों, बिजली, पेट्रोल पंप, अदालतों के कामकाज, उड़ान यात्रियों और मीडिया की आवाजाही जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर क्षेत्र में गतिविधियों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। इसके साथ ही मणिपुर सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को भी 5 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का 27वां दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में मौतों का आंकड़ा 8,700 के पार पहुंच गया है, लेकिन युद्ध विराम की कोई स्थिति अब तक भी नजर नहीं आ रही। वहीं इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा। अब ऐसे में इजराइल की क्रूरता को देखते हुए कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां कल दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया ने इजराइल से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने का ऐलान किया, तो वहीं आज एक और देश ने इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जॉर्डन ने बुधवार को यह कहते हुए कि हमलों में निर्दोष लोग मारे गए हैं और मानवीय तबाही हुई है, घोषणा की कि उसने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और इजरायली राजदूत को गजा पर इजरायली बमबारी के विरोध में दूर रहने के लिए कहा है। बता दें कि इससे पहले 2 अन्य दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया और चिली ने भी इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया था। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच हमास द्वारा संचालित एक मीडिया कार्यालय ने कहा कि जबालिया शरणार्थी शिविर पर 2 इजरायली हमलों में कम से कम 195 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 120 मलबे के नीचे लापता हैं। एक बयान में कहा गया है कि कम से कम 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कल युद्ध में एक इजरायली सैनिक भी मारा गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज अपनी दूसरी इजराइल यात्रा के लिए रवाना होंगे। बता दें कि 1 महीने से भी कम समय में यह उनकी दूसरी इजराइल की यात्रा है। इस दौरान वह जॉर्डन में रुकेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायली अधिकारियों से मिलेंगे। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कांकेर दौरे पर हैं। वे यहां गोविंदपुर मैदान में स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली के साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस दौरान बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होगा, जिसके लिए पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को की जाएगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला आज गुरुवार 2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। आपको बता दें कि जहां इंडिया की टीम इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी, तो वहीं श्रीलंका खुद को सेमीफाइनल की रेस में बनाए रखने के लिए अपनी जीत पर फोकस करेगी। यानी इस मैच में श्रीलंका के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि अगर वह ये मुकाबला हारती है तो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।